बीआरसी स्तर पर सभी फेस टू फेस ट्रेनिंग भी कराई गई, सभी का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया और उसमें लगभग 100% शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त भी कर लिया है। रही बात की विद्यालय स्तर पर अब उसके क्रियान्वयन की, उसमें अभी तक जो हम लोग सुपरविजन कर रहे हैं, सुपरविजन के आधार पर जो एक डेटा निकल के आ रहा है वो बहुत ही संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। अभी उसमें हम लोगों को अभी कार्य करने की ज़रूरत है। सभी विद्यालयों में अभी भी कक्षा 1, 2, 3 में सभी कक्षाओं में संदर्शिका आधारित शिक्षण नहीं मिल रहा है देखने को। कुछ से विद्यालय अच्छे से संचालित हो रहा है, कक्षा 1 में अगर अच्छा संचालित हो रहा है तो 2, 3 में नहीं चल पा रहा है, अगर 2 में चल रहा है तो 3 में नहीं चल पा रहा है। तो ये भी विसंगतियां बनी हुई हैं। उन विसंगतियों को हमें जल्दी ही समाप्त कर लेना है, क्योंकि अब उसमें जो चीज़ें थी कि पहले कार्यक्रम 1 अगस्त से संचालित है, करीब करीब हम लोग आधी मंजिल क्रॉस कर लिए हैं, करीब 13वें 14वें सप्ताह पर आ गए हैं, लेकिन अभी प्रॉपर वे में नहीं चल पा रहा है। तो जिस प्रारूप के जिस स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात की गई थी प्रशिक्षण में, उसी के अनुरूप हमको संचालित करना है। उसमें जो दिक्कत आने वाली है कि जब हम लोग सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आपके विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ पर एक टीचर का हमें कक्षावलोकन एक बार में करना होता है। उस समय ये भरा जाता है कि आपके यहाँ की विद्यालय में शिक्षक संदर्शिका आधारित कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगर नहीं, मान लिया उस टीचर के द्वारा नहीं संचालित किया जा रहा तो उसमें हम फिर नो भरा जाएगा। अगर संचालित किया जा रहा तो फिर किस सप्ताह का संचालित किया जा रहा है, अन्य करके कुल मिला के 12-14 प्रश्न रहते हैं उस कक्षावलोकन के बारे में, जो उस शिक्षक के द्वारा कक्षा संचालित की जा रही है उसकी क्या स्थिति है, क्या उसकी पेडागोजिकल कंडीशंस है, उसके बारे में 12-14 प्रश्न रहते हैं। और साथ साथ में उस टीचर का नाम, मोबाइल नंबर, HRMS कोड और फ़ोन नंबर इत्यादि की सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। HRMS के साथ सूचना दर्ज करने का मतलब है कि उस टीचर के बारे में जो भरा जा रहा है वो सारी सूचनाएं प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड होगी ऑनलाइन, ऑटोमेटिक अपने आप ऑनलाइन उसमें अपलोड हो जाती है। अपलोड होने के बाद मान लिया अभी तक ARP टीम थी, प्रशिक्षण में व्यस्त थे। इसके बाद ये 2-3 महीने में धीरे धीरे करके सारे टीचर का डेटा उस पर अपलोड हो जाएगा। खाली कक्षा 1, 2, 3 की बात नहीं, उसमें 1 to 8 के सारे टीचर्स की बात है। कक्षा 1, 2, 3 के लिए अलग प्रश्न खुल के आते हैं और कक्षा 4 से 8 के टीचर का अगर हम कक्षावलोकन करें तो दूसरे प्रश्न आते हैं कि उनकी डायरी बनी है कि नहीं बनी है, TLM का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय सारणी का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की सारी सूचनाएं प्रेरणा पोर्टल पर अब फीड हो रही हैं। अभी तक ये था कि ये सारी सूचनाएं फिल्टर नहीं हो पा रही थी। सभी के विद्यालय अच्छे हैं, हम भी बहुत बढ़िया टीचर हैं, आप भी बहुत अच्छे टीचर हैं, आप भी बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें ये फिल्टरेशन करने के लिए सरकार सक्षम है। वो फिल्टर कर सकती है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा, कौन सा टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। अभी वो 3 महीने के बाद वो सूची जारी कर सकते हैं कि प्रदेश में बिना TLM के पढ़ाने वाले अध्यापकों की सूची जारी कर देंगे, क्योंकि अब उनके पास फिल्टर हो चुका है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अभी तक था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो ये भी लिस्ट अगर जारी करना चाहें जारी कर सकते हैं कि किन किन विद्यालयों में किस शिक्षक के द्वारा संदर्शिका आधारित शिक्षण नहीं किया जा रहा। ठीक है, समय सारणी की बात जैसे अभी यतन जी कर रहे थे, अगर हम मान लें आपके यहाँ 2:30 पर जा रहे हैं और 2:30 पर आपके यहाँ पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है कक्षा 5 में, ठीक है, तो हम विषय वहाँ पर बढ़ेंगे गणित कि इस विद्यालय में हम 2:30 पर गए, उस समय यहाँ पर पहाड़ा का मतलब है गणित का शिक्षण किया जा रहा था। जो टाइम टेबल परियोजना ने दिया है उन्होंने ये दे रखा कि उस दिन EVS पढ़ाया जाना चाहिए था और हम भर रहे हैं कि गणित पढ़ाई जा रही थी। इसका मतलब सीधा अर्थ है कि उस विद्यालय में समय सारणी का अनुपालन नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें अब फिल्टर होकर के आ रही हैं। अब पहले था कि पूरे विद्यालय का परफॉर्मेंस देखा जाता था कि हाँ ये विद्यालय अच्छा है, ये विद्यालय थोड़ा कमज़ोर है और ये विद्यालय खराब है। अब विद्यालय बाद में आएगा, पहले टीचर का ही परफॉर्मेंस हो जाएगा कि इस विद्यालय में 5 टीचर हैं तो 5 टीचर में कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा उससे कम पढ़ा पा रहा है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका खराब है।
कौन टीएलएम का प्रयोग कर रहा है, कौन संदर्शिका का प्रयोग कर रहा है, कौन डायरी का प्रयोग कर रहा है। तो अब वो टीचर वाइज पहले फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद विद्यालयवार आएगा। तो इसलिए हम सभी को उसमें अब सचेत होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी तक हम लोग काम कर रहे थे, उस ढर्रे पर अब आगे अगर हम काम करते रहेंगे तो समस्याएं आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। तो अपना जो कार्य व्यवहार है उसमें हम सभी को चेंज करने की ज़रूरत है। जो सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उन परिवर्तनों को हमको अंगीकृत करना पड़ेगा, और तभी हम आगे चल करके एक बेहतरीन एक अच्छे से हम नौकरी कर पाएंगे। नहीं तो निश्चित रूप से आगे समस्याएं आएंगी, हम परंपरागत ढंग से आगे काम नहीं कर सकते। और रही बात जो टारगेट दिया गया है कि निपुण भारत के अंतर्गत ये टारगेट है कि 2025-26 तक हमको अपने प्रदेश को, अपने ब्लॉक, अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना है। और उसके अंतर्गत भी काम चल रहा है। अपने जनपद की एक जनपद कार्य योजना बन गई कि जनपद को कैसे कार्य करना है कि जनपद सीतापुर निपुण जनपद बन जाए 2025-26 तक। एक निश्चित उसकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर जनपद स्तर पर किया जाएगा। और उसके साथ साथ विद्यालय, हर विद्यालय को कैसे कार्य करना है, तो विद्यालय स्तर की भी इस कार्य योजना तय कर दी गई है। उसमें एक नमूने के तौर पर बनाया गया है। तो विद्यालय स्तर की भी कार्य योजना है कि विद्यालय स्तर पर कैसे कैसे अगर हम कार्य करेंगे ताकि हम अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बना पाए। आधिकारिक तौर पर इसमें अभी आज हम गए थे तो सीडीओ साहब के साइन हो गए, शाम तक डीएम साहब साइन हो जाएंगे। तो ये कल आधिकारिक तौर पर जारी कर दी जाएगी बीएसए साहब के द्वारा। लेकिन ये एक सौभाग्य की बात रही कि उससे पहले ही यहाँ मीटिंग थी, उसमें हम चर्चा करने का ये अवसर मिल रहा है। तो ये विद्यालय की कार्य योजना हम सभी को कल के बाद शेयर कर दी जाएगी पीडीएफ के रूप में। तो उसमें हम लोगों का दायित्व रहेगा कि हम इस विद्यालय कार्य योजना का जो पीडीएफ है उसका प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवाने के बाद जो इसमें सूचनाएं दी गई हैं वो सूचनाएं हमको भरनी है, अपडेट करनी है। और इसमें कोशिश की गई है कि अगर हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने विद्यालय को हम कार्य योजना सफल कर लेंगे। तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो इसमें सूचनाएं भरनी है, ताकि जब आपको ये आपके हाथ में हो तब दिक्कत ना आए। और इसमें पहला बिंदु तो छात्र संख्या का है, छात्र संख्या रहेगी। और उसके बाद फिर है समूहीकरण कर दिया गया है। समूहीकरण का मतलब है कि जो इसमें सिर्फ अभी कक्षा 1, 2, 3 की बात की गई है। तो जो कक्षा 3 में है तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस वर्तमान कक्षा के लेवल पर हैं, यानी कि 3 के बच्चे 3 के लेवल पर हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो है कक्षा 3 में नामांकित हैं लेकिन वो 2 के लेवल पर हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 3 में इनरोल्ड हैं लेकिन वो कक्षा 1 के स्तर पर होंगे। तो उनको उनकी संख्या लिखनी है, उनकी हमको तय करना है कि बच्चे किस लेवल पर हैं। उनकी समूहीकरण कर लेंगे। कक्षा 3 में 3 समूह बनेंगे, 2 में 2 समूह बनेंगे। 2 में ये एक तो उन बच्चों का समूह बन जाएगा जो 2 में है और 2 के स्तर पर हैं, और जो बच्चे कक्षा 1 के स्तर पर हैं। इसी तरीके से कक्षा 1 में उन बच्चों का समूह जो कक्षा 1 में इनरोल्ड है और कक्षा 1 के स्तर पर है, और बाकी जो कक्षा 1 में इनरोल्ड है लेकिन अभी कक्षा 1 के स्तर पर नहीं आ पाए हैं, वो बाल बाटिका वाले लेवल पर है। तो ये समूहीकरण, इसमें समूह बने हुए हैं, उसकी हेडिंग्स लिखी हुई है, केवल आपको संख्या इसमें भरनी है। और फिर इसमें अगली टेबल बनी हुई है। इसमें कक्षा कक्ष रूपांतरण की बात की गई है। 10 पैरामीटर रखे गए हैं। उन 10 पैरामीटर को स्वयं आपके द्वारा यानी कि प्रधानाध्यापक के द्वारा भरा जाएगा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं भरना है। आप अपना स्व मूल्यांकन करते हुए, अपने विद्यालय का स्व मूल्यांकन करते हुए इसमें आपको नंबर भरने हैं। 1 से लेकर के 5 के बीच में आपको नंबर देने हैं। अगर आपकी बेहतर कंडीशन है उस पैरामीटर में तो आप 5 नंबर दे लीजिए, 4 दे लीजिए। अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं इसमें अभी हमको काम करना बाकी है, इसमें हमारी कंडीशन नहीं अच्छी है, तो उसमें फिर 1-2 नंबर जैसा भी उचित लगे आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है। लेकिन इसको भरना जरूर है। और हर महीने में इसमें भरा जाएगा। 6 महीने के कॉलम बने हुए हैं कि नवंबर में ये आज की स्थिति आप भर लीजिए, फिर दिसंबर में 30 दिसंबर को भरा जाएगा,
तो हर महीने के लास्ट में फिर हम लोग भरते हुए चलेंगे। अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जैसे पहला है कि मानक के अनुसार ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड युक्त आकर्षक शिक्षण कक्ष। कि इसका मानक पता है आपको ब्लैक बोर्ड का क्या है? 2500 गुणे 1500 ना। हाँ, 2.5 बाई 1.5 मीटर का है। जो पिछले साल की जो कंपोजिट ग्रांट का जीओ जारी हुआ था, उसके बाद जो बीएसए साहब ने आदेश जारी किया हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्लैक बोर्ड का साइज 2.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का होगा। यानी कि अगर आप फुट में कन्वर्ट करेंगे लगभग 8 बाई 5 का आएगा। ठीक है, तो इस साइज का ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। 5 कक्षाएं हैं तो 5 कक्षा में ब्लैक बोर्ड हो। ऐसा नहीं कि दो ब्लैक बोर्ड अच्छे हैं और 3 में खराब है। ठीक है, या अगर हम ग्रीन बोर्ड ले रहे हैं तो ग्रीन बोर्ड भी इसी साइज के लगभग होने चाहिए। ठीक है, तो ये करना है। अगर आपके 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षा के ब्लैक बोर्ड इस कंडीशन में है तो 5 में 5 आपको नंबर मिल जाएंगे, अपने आप 5 भर लीजिएगा। फिर दूसरा है कि कक्षावार समय सारणी की उपलब्धता एवं अनुपालन। समय सारणी सभी विद्यालयों में है, लेकिन दिक्कत यही आ रही कि उसका अनुपालन उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा। तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए, सभी जो कक्षाध्यापक है आपके यहाँ उनको मीटिंग कर लीजिए, जो साप्ताहिक मीटिंग करते हैं उसमें इस चीज़ के लिए उनको आप लिखित में आप आदेश एक जारी कर दीजिए कि जो टाइम टेबल है जो आपके प्रधानाध्यापक कक्ष में चस्पा है उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षण किया जाए, उसके इतर शिक्षण नहीं किया जाए। मान लिया अगर आज मंगलवार है तो मंगलवार को अगर 7वें घंटे में ईबीएस है तो ईबीएस पढ़ाया जाए, अगर अंग्रेजी है तो फिर अंग्रेजी पढ़ाया जाए, अगर संस्कृत है तो संस्कृत पढ़ाया जाए। उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि जब भी सुपरविजन होगा आपके तो अपने आप फिल्टर हो जाता है, फिर दिक्कत आती है। फिर तीसरा है कि प्रिंट रिच मटेरियल और टीएलएम युक्त दीवारें तथा उसका अनुप्रयोग। गणित की 3 किट मिल चुकी हैं, गणित किट भी इसी में सम्मिलित रहेगा। प्रिंट रिच मटेरियल प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त है, टीएलएम भी बहुत सारा विद्यालयों में लगा हुआ है, सभी जगह पर्याप्त है। समस्या यह है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। कक्षा शिक्षण में अगर हम गुणा के सवाल लगा रहे हैं, जोड़ के सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो पता चला कि 4 सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, चाक डस्टर है, लेकिन वहाँ पर फिर गणित की टेबल पर नहीं मिलती है। अगर हम गणित के सवाल उस पर लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो फिर गणित की टेबल पर खुली हुई मिलना चाहिए, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स खुले हुए बच्चों के हाथ में होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि टीएलएम का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 गणित किट हैं सभी विद्यालयों में और वो गणित शिक्षण के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अगर हम खाली किट का ही इस्तेमाल कर लें फिर किसी अन्य टीएलएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में पर्याप्त है। 1 to 5 का पूरा गणित शिक्षण उसी से हो जाएगा, केवल गणित किट से ही। तो गणित किट है, प्रिंट रिच मटेरियल है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो चार्ट दिए गए थे अलमारी के, चींटी के, हाथी के, दीवार पर चस्पा हैं, लेकिन शिक्षण करते समय जब हम डिकोडिंग पर काम कर रहे हैं या अन्य किसी कंटेंट पर काम कर रहे होते हैं तो उसका इस्तेमाल कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। सक्रिय और समृद्ध पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर। पुस्तकालय अगर हम अलग से नहीं बना पा रहे हैं, हमारे पास अतिरिक्त कक्षा कक्ष नहीं है, तो जिस कक्षा में हम शिक्षण कर रहे हैं उसी कमरे में एक व्यवस्था करनी है कि आपको एक टेबल का इंतजाम कर लीजिए, एक अलमारी का इंतजाम कर लीजिए, उस पर उच्च कक्षा से रिलेटेड पुस्तकालय की 50-60 किताबें रखनी हैं। उससे रिलेटेड जो मॉड्यूल आपको दिए गए हैं उन मॉड्यूल को उस पर रखना है, टीएलएम को वहाँ रखना है और उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर शिक्षण करना है। तो ये रीडिंग कॉर्नर प्रत्येक शिक्षण कक्ष में होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय वाले में हमारे पास ये बहाना रहता है कि हमारे पास कमरे नहीं है, अतिरिक्त कक्षा कक्ष नहीं है। वास्तव में नहीं है किसी विद्यालय में, लेकिन रीडिंग कॉर्नर के लिए उसमें फिर कोई विकल्प नहीं बचता है। तो रीडिंग कॉर्नर तो सभी कक्षा कक्ष में होना चाहिए। अगर 5 कक्षाएँ हैं, 5 में रीडिंग कॉर्नर है तो 5 में 5 नंबर हो जाएंगे। 3 में हम बना पाए, 2 में नहीं बना पाए तो 3 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से नंबरिंग करनी है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार शिक्षण, ये 5वां बिंदु है। तो अगर तीनों जो कक्षाएं 1, 2, 3 हैं उन तीनों कक्षाओं में संदर्शिका के अनुसार शिक्षण किया जा रहा है, तो ये चीज़ें इसमें आपके नंबर मिल जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहा, मान लिया 2 कक्षाओं में हो रहा है, 1 में नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो उस हिसाब से नंबर आप काम काट करके लिखिएगा।
फिर है संरचनात्मक शिक्षण है शिक्षक डायरी का प्रयोग। इस डायरी प्रयोग की जा रही है कि नहीं की जा रही है। छात्रों के अधिगम आकलन है निपुण तालिका आदि का प्रयोग, कि निपुण तालिका भरी जा रही कि नहीं भरी जा रही है। और ये उसमें बड़ा था कि कंट्राडिक्टरी था कि परियोजना के द्वारा तालिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी या टीचर्स को खुद से खरीदना है। तो उन सभी समस्याओं को दरकिनार करते हुए इसमें निपुण तालिका इसी में अटैच कर दी गई है। निपुण तालिका आपकी इसी में अटैच है, आप इसी पर भर लीजिए। जब मिलेगी तो आप दीवार पर चस्पा करके दीवार पर लगाइएगा, उसको भरिएगा। जब तक नहीं मिल रही है तब तक निपुण तालिका आपको यहीं पर इसी कार्य योजना में अटैच है, इसी यहीं पर हमको भरना है। तो ठीक है। तो अगर ये निपुण तालिकाएं भरी जा रही हैं, जो बच्चों की कक्षा 1, 2, 3 में संदर्शिकाएं दी गई हैं, उसमें ट्रेकर भरने थे, ट्रेकर भरे जा रहे हैं, उसका रजिस्टर बनाया जा रहा है, जिसमें आपके 5 में 5 नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके का है स्मार्ट क्लास ICT सामग्री का प्रयोग। अगर आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लास है, प्रोजेक्टर लगा है, स्मार्ट टीवी लगा है, तो उसका इस्तेमाल हो रहा कि नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं खाली दिखाने के लिए दीवार पर लगा है, बिजली आ नहीं रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर उसका कक्षा शिक्षण में इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसको लिखिए, अन्यथा वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। खाली वो एक फैशन के तौर पर या एक सजावटी सामान के तौर पर मात्र बन के रह गया है, तो वो कंडीशन आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर छात्र उपस्थित बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इसके लिए अलग से भी एक टेबल लास्ट में जोड़ी गई है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे कि वो जैसे अभी तक हम लोग मौखिक रूप से कह लेते कि SMC बैठक में बात कर रहे हैं, अभिभावक से संपर्क किया जा रहा है जब छात्र उपस्थित की बात आती है, लेकिन उसका कोई अभिलेखीकरण नहीं है। किन अभिभावकों से बात की गई, कब बात की गई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता हमारे पास। तो उसके लिए एक टेबल इसमें बना दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रस्तुत जो कार्य योजना है हमारे पास, जो हमने तैयार की है, क्या उस पर काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो इसके भी अंक हैं, खुद इसके भी अंक हैं कि इस पर काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगली टेबल में जो हमारा स्टाफ है उसमें भी बड़ी दिक्कत रहती है। तो हम स्टाफ के बीच में जो कार्यों का बंटवारा है वो पारदर्शी तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है, कौन किस लेवल पर कितना काम कर रहा है, और उस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए इसमें एक टेबल जोड़ी गई है। उसके कॉलम हम सिर्फ पढ़े दे रहे हैं। और इसको भरना है कि क्रम संख्या, कार्यरत स्टाफ का नाम, पद, उच्चतम शैक्षिक योग्यता, शिक्षण हेतु आवंटित कक्षाएं या कक्षाएं, कि जैसे मान लिया हम 3 लोग हैं, आपके साथ में सहायक अध्यापक हैं, तो किसको कौन सी कक्षा दी गई है, आवंटित कक्षाएं। फिर है पढ़ाए जाने वाले कालांशों की संख्या, कि अगर पूरी कक्षा है उसके पास तो 8 कालांश होंगे, ठीक है। तो जितने भी कालांश हैं, जूनियर में कम ज़्यादा रहते हैं, प्राइमरी में तो रहता है कि वो एक टीचर एक ही कक्षा को पढ़ाएगा सुबह से लेकर के शाम तक, यानी कि उसके 8 कालांश हो जाएंगे। और जूनियर में रहता है कि वो विषयवार चलते हैं वहाँ पर कालांश। तो इसमें जो पढ़ाए जाने वाले कालांशों की संख्या लिखनी है, आवंटित अन्य कार्य लिखने हैं, जो भी उस शिक्षक के द्वारा कार्य किया जाता है वो सारे कार्य आपको लिखने हैं यहाँ पर। उदाहरण के लिए इसमें एक टेबल भी बना दी गई कि जो गैर अन्य कार्य कौन कौन से हैं। ECC का नोडल है, BLO है, प्रार्थना स्थल के कार्यक्रम का प्रभारी है, MDM वितरण का प्रभारी है, MDM का लेखा रखने का वो प्रभारी है, पुस्तकालय का प्रभारी, खेलकूद, योगासन, DBT, आधार कार्ड वेरिफिकेशन, प्रेरणा पोर्टल, DCF पर सूचनाएं भरना या कोई अन्य कार्य, जो भी गैर शैक्षणिक कार्य करने हैं उस टीचर के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सारे कार्य यहाँ पर आपको भरना है। फिर है कि अगला पॉइंट है कि 1 अप्रैल 2022 से उस शिक्षक के द्वारा कितनी संकुल शिक्षक बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्राय यह देखने को आता है कि एक ही टीचर, हेडमास्टर ही बार बार रिपीट कर रहा, अन्य सहायक जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। जब उनसे कहा जाता है तो वो समस्या बता देते हमारे पास कि हमारे पास साधन नहीं है, हम जाएं कैसे जाएं, आप ही चले जाइए। तो हर बार हेडमास्टर ही जा रहे हैं, इसलिए उसमें सभी को बदल के जाना है। तो उसमें अगर कोई नहीं गया तो उसके आगे 0 भरा जाएगा। नहीं गए 1 अप्रैल से, एक ही संकुल शिक्षक बैठक अटेंड नहीं करी है, ठीक है।
फिर दूसरा है कि शिक्षक डायरी। अब यहाँ पर चूंकि बाई नेम भरा जाएगा, तो मतलब 10 टीचर हैं आपके विद्यालय में, 10 के नाम भरे हैं। अब फिर 10 के द्वारा अलग अलग लिखा, अब यहाँ पर है कि उनके द्वारा डायरी बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। उसमें आपका भी थोड़ा हेडेक कम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर वो चीज़ रिटर्न में आ जाएगी। जैसे आप मौखिक रूप से कह रहे हैं, जैसे ज़्यादातर दिक्कत ये आ रही है कि शिक्षा मित्र डायरी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब नाम लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए उनके द्वारा डायरी नहीं बनाई जा रही है। डायरी की स्थिति हो गई। फिर इस सत्र में प्रशिक्षण, जैसे जो अभी बात चल रही कि दीक्षा पर कितने प्रशिक्षण कुछ शिक्षक के द्वारा किए गए हैं और ऑफलाइन प्रशिक्षण कितने किए गए हैं। दीक्षा पर वो प्रशिक्षण इसमें टेबल बनती चलेगी जो ऑफलाइन करा है इस सत्र में। तो इस सत्र में एक ही अभी तक ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई है, ये 4 दिवसीय निपुण वाली, हाँ वो हो जाएगी। फिर आगे है कि इस सत्र में CCL आकस्मिक अवकाश, CL के अतिरिक्त लिए गए अवकाशों का विवरण। अब जैसे पता चला कोई अध्यापक लगातार CCL पर ही बना हुआ है, ठीक है, तो वो आप गिन के उनके दिन लिख दीजिए कि 1 अप्रैल से अभी तक वो कितने CCL ले चुके हैं। 90 दिन हो गए, 90 दिन लिख दीजिए। 40 दिन हो गए, 40 दिन लिख दीजिए। तो जो भी है CL के अतिरिक्त लिखना है, CL को नहीं काउंट करना है। CL के अतिरिक्त मेडिकल है, CCL है, मैटरनिटी लीव है, तो जो भी है तो उस टीचर के आगे भर जाएंगे कितने अवकाश लिए गए। तो एक पारदर्शी पूर्ण डेटा बन जाएगा कि हाँ कौन किस लेवल पर काम कर रहा है। उसके बाद बच्चों की संख्या, जो निपुण बच्चे बनते जाएंगे उनका डिटेल इसमें भरा जाना है हर महीनेवार, कि नवंबर में आज की तारीख में कितने हैं, दिसंबर में कितने और जनवरी में कितने। और एक है टेबल जो भी हम पीछे छोड़ दिया था कि अभिभावक संपर्क करने के लिए, उसके लिए जैसे हम लोग मौखिक तौर पर बता देते हैं कि अभिभावक से संपर्क किया जा रहा है। लगातार हम लोग गांव जा रहे हैं, विजिट करने के लिए जा रहे हैं अभिभावक, लेकिन तब भी हमारी अटेंडेंस पता चला कि 50% से नीचे बनी हुई है। तो जिनके अटेंडेंस वाली समस्या है कि 50% 60% नहीं हो पा रही अटेंडेंस, उनके लिए ये अभिलेख बहुत ज़रूरी है। इसमें क्रम संख्या, बच्चे जो अब्सेंट रह रहे हैं बच्चे का नाम, पिता का नाम, उनका निवास का, गांव का नाम लिखा, किस गांव के हैं, उसका फ़ोन नंबर क्या है। और यहाँ पर यह भी लिख लेना है कि उसका फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड है कि नॉन एंड्रॉयड है। डाउनलोड कराए गए ऐप की संख्या, जैसे ये भी बार बार हम लोगों से मांगा जाता है कि दीक्षा ऐप कितने डाउनलोड कराए, रीड एलान कितने कराए, तो ये आप भर सकते हैं। और संपर्क करने का माध्यम कि उस गार्जियन के से आपने किस तरीके से संपर्क किया। फ़ोन के द्वारा आपने बातचीत करी है या बैठक में, समसी बैठक में या PTM बैठक में उससे संपर्क किया है, या आपने होम विजिट किया है। जिसके घर आप गए हैं उसके आगे आप होम विजिट के नीचे टिक कर दीजिए। जिससे आपने बैठक में संपर्क किया है बैठक के नीचे टिक कर दीजिए। जिससे आपने फ़ोन पर बात करी है तो फ़ोन के नीचे टिक कर दीजिए। और वार्ता के बिंदु, किस बिंदु पर आपने उनसे बातचीत करी है। तो इस तरीके से ये कार्य योजना हमको काम करना है। और लास्ट में इसमें निपुण तालिका अटैच कर दी गई है। जब तक परियोजना से मिले या न मिले उससे इंतजार नहीं करना है। इसके तो ये सारा काम हमको 10 दिन में कंप्लीट करना है। कल अगर आदेश जारी हो जाता है इसके बारे में, तो ये 10 दिसंबर तक कार्य योजना तैयार करके कंप्लीट प्रिंट निकलवा लेना है। और उसको भर के सभी लोगों के इस पर साइन हो जाएंगे, हेडमास्टर के साइन हो जाएंगे, अन्य जो आपके स्टाफ के लोग हैं उनके साइन हो जाएंगे। तो उससे एक ये प्रयास किया गया कि एक गतिशीलता मिलेगी। जो कार्यक्रम हम नहीं चला पा रहे हैं, जैसे एक हो जाता है कि अभी तक वही एक पैटर्न चल रहा है कि सारे कार्यक्रमों की ठेकेदारी हेडमास्टर के नाम ही रहती है, ठीक है। बहुत बड़ा मुद्दा, वो ठेकेदारी मतलब टूटनी चाहिए। हर व्यक्ति बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझे, चाहे सहायक अध्यापक हो चाहे शिक्षा मित्र हो। तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। एक टीम भावना के साथ जब तक काम नहीं करेगा तो ये जो कार्य योजना बनाने का जो था कि ये सभी को साथ लेकर के चलना। जब तक हम खाली एक हेडमास्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाते रहेंगे तब तक नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ें जब लिखित में आएगी, जैसे अभी आप बार बार कह रहे हैं शिक्षा मित्र से कि डायरी बना लीजिए, नहीं माना। लेकिन जब इसमें आपने शिक्षा मित्र के आगे नो लिखा होगा कि डायरी नहीं बनी है, और जब कोई ARP SRG जो भी जाएगा सुपरविजन के लिए, वो कार्य योजना ये मांगेगा आपसे, देखेगा, उसका विजिट करेगा, सीन करेगा कि क्या स्थिति है। क्योंकि जो अब आख्या लिखी जाएगी वो चीज़ें अब इसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगी।
जो भी अधिकारी जाएगा इसको पहले देखेगा, कार्य योजना को देखेगा, उस पर उसके बाद वो अपनी कमेंट करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें डिस्क्लोज होना शुरू हो रही हैं। अभी तक कि सब पर एक पर्दा पड़ा हुआ था, सारी जिम्मेदारी हेडमास्टर की, तो वो उतना काम अच्छे नहीं चल पा रहा था। तो जब चीज़ें डिस्क्लोज होंगी कि किसकी जिम्मेदारी है, किसके कारण से ये विद्यालय पिछड़ रहा है, वो चीज़ें ओपन होंगी इसके माध्यम से। तो ये बढ़िया अवसर मिल गया आप लोगों से बातचीत करने का। एक औपचारिक रूप से शुरुआत कल होगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मौका मिल गया, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका PDF लेकर के भर के कंप्लीट कर लीजिए। जब भी अच्छा, दूसरा ये रहता कि एक और समस्या थी कि जब ARP SRG को भी जा रहा है तो फिर उसके सामने आप अपनी जो समस्याएं हैं वो खुल के रखिए, उन पर आप चर्चा कीजिए कि ये नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा है। तो जो भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं उस पर खुल के चर्चा करिए, तो उसके लिए भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट हो जाएगा, चर्चा करने का जरिया हो जाएगा। सारी समस्याएं आपकी इसमें फिल्टर हो जाएगी, दिखने लगेगी कि समस्या कहाँ पर है। तो यही बात करनी थी। तो उसमें फिर हम एक बार आपको याद दिला देते हैं कि जो संदर्शिका आधारित शिक्षण कक्षा 1, 2, 3 में है, उसकी आप एक प्रधानाध्यापक होने के नाते आप स्वयं से पहले मॉनिटरिंग कर लीजिए कि सभी लोग उसको सुनिश्चित कर लें कि संचालित हो, क्योंकि अगर नहीं संचालित हो रहा है तो फिर उसमें दिक्कत आएगी, वो व्यक्ति फिल्टर होगा। ठीक है, और उसमें अगर कोई क्वेरी हो उस बारे में कार्यक्रमों के संचालन में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बात कर लीजिए। नहीं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।